अच्छा, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीएल कमांड्स एसक्यूएल सर्वर में, या आप कह सकते हो एसक्यूएल में, क्योंकि आप हर उस सर्वर पर इन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर एसक्यूएल यूज होती है। अच्छा, टीसीएल कमांड की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। बेसिकली ये है क्या, अगर आप एट अ टाइम, सेम टाइम पर कोई एक क्वेरी या ग्रुप ऑफ क्वेरीज, एक क्वेरी या ग्रुप ऑफ क्वेरीज एक साथ चलाओ, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब उसमें पहली क्वेरी एग्जीक्यूट हो। ठीक है। अब आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह है कि पहली क्वेरी दूसरी क्वेरी पर इफेक्ट डालती है और दूसरी तीसरी पर इफेक्ट डालती है। ठीक है। या आप उल्टा भी समझ सकते हो कि तीसरी क्वेरी दूसरे पर इफेक्ट डालती है और दूसरी पहले पर इफेक्ट डालती है। अब तीनों क्वेरीज में से अगर पहली चली, दूसरी चली और थर्ड नहीं चली और डेटा अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपके पास आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा? इनएक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेट सपोज एटीएम पे जाते हैं। ठीक है, एक बंदा है लेट सपोज अली, और एक बंदा है लेट सपोज अहमद। ठीक है। अहमद की जेब में, आप अहमद के एटीएम में 10,000 रुपये रखे हुए हैं। ठीक है, और सॉरी अली के, और अहमद के एटीएम में 5,000 रुपये रखे हुए हैं। अली को अहमद को पैसे भेजने हैं। अली को अहमद को पैसे भेजने हैं। अब एटीएम में लॉजिक क्या है कि अली जाएगा, कार्ड डालेगा, और कितने डिपॉजिट करवाने हैं उसे अहमद के अकाउंट में वो अमाउंट एंटर करेगा। सबसे पहले एटीएम क्या करेगा, अली के अमाउंट से वो पैसे डिडक्ट करेगा, और फिर उसके बाद अहमद के पास जाकर वो अमाउंट प्लस हो जाएगी। ऐसा ही। तो आपके पास अगर माइनस करो इसमें से, लेट सपोज 3,000 भेज रहा है वो, तो कितने होगा ये? 7,000। ठीक है, और अगर इसके पास आए वो 3,000 तो कितने हो गए? 8,000, 8,000। ऐसा ही है। लेकिन अक्सर हम लोगों ने देखा है कि एटीएम में अक्सर इशू आ जाता है कि पैसे कट जाते हैं, अगले को पहुंचते नहीं है। ऐसा ही दैट मीन्स के पहली क्वेरी चली, दूसरी नहीं चली। पैसे कटने की क्वेरी तो चल गई एटीएम में, लेकिन पैसे इंक्रीमेंट होने की नहीं चली अहमद के पास। तो उसके बिहाफ पर आप क्या करते हो, आप कॉल करते हो बैंक को, और आप अपनी ट्रांजैक्शन रिवर्स करवा लेते हो। यही सेम सिनेरियो और सबसे अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, पूरे इंटरनेट के आर्टिकल्स में एग्जांपल आपको दिख जाएगी। यही सबसे अच्छी एग्जांपल है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स को समझने की, कि जब आप एक क्वेरी लिखो, और फिर आप सेकंड क्वेरी लिखो, और फिर आपके पास आप थर्ड क्वेरी लिखो। ठीक है, और आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं बनाई हुई, कोई ट्रांजेक्शन नहीं बनाई हुई, तो ये क्वेरीज जब चलेंगी तो इनका जो आउटपुट होगा वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। आप उसे अंडू नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो एटीएम में कॉल करी, उन्होंने इस प्रोसेस को अंडू किया, जब भी तो आपके पैसे वापस आए। अगर उनके पास अंडू वाला ऑप्शन ही नहीं होता तो उनके सिस्टम में, तो आपके पैसे कभी भी वापस न अहमद को पहुंचे और अली के बाद से कट भी गए, कहाँ गए पैसे? बीच से गायब हो गए। इसी तरह अगर आपके पास दूसरी क्वेरी मसला कर दे या तीसरी क्वेरी मसला कर दे, तो आपके पास पहली क्वेरी या दूसरी क्वेरी तो चल चुकी है, अब तीसरी क्वेरी मसला कर दे तो आप कैसे उसे अंडू करोगे चेंजेस को? आपका डेटा इनएक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल भी समझते हैं। पहले हम ये वाला काम करते हैं, अली और अहमद वाला करके देखें कि लेट सपोज अगर फॉर एग्जांपल गलत अमाउंट चली जाए। अब अहमद के पास मैंने 3,000 भेजे, अहमद को 500 रुपये पहुंचे, तो गलत हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, चेंजेस को अंडू करना है। क्या करना है? अंडू करना है। और अंडू मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं टीसीएल कमांड्स का यूज करूंगा। ठीक है। बेसिकली आपको अंडू की जो है ना फीचर्स दे देता है कि भाई एक कमांड आपने चलाई, उसे आप रिवर्स कर सकते हो, तो आपका पूरा डेटा वापस आ जाएगा, जिस तरह पूरे पैसे अली को वापस आ गए। ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं, और एसक्यूएल सर्वर जब तक ओपन हो रहा है, थोड़ा सा हम जो है वो आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। टीसीएल, टीसीएल कमांड्स एसक्यूएल। TCL commands in SQL manage and maintain data integrity by grouping multiple SQL operations into single units called transactions. They control whether changes made by data manipulation commands like insert, update and delete are permanently saved or undone. ठीक है, कि जो भी आप मैनिपुलेशन डेटा पर करते हो, आइदर वो इंसर्ट से करो, अपडेट से करो, या डिलीट से करो, या तो वो परमानेंटली सेव हो जाएंगी इसकी मदद से, या फिर वो अनडू भी हो सकती हैं। ठीक है, टीसीएल कमांड्स में आपके पास तीन बड़ी कमांड्स हैं, एक है कमिट, एक है रोल बैक, और तीसरा है सेव पॉइंट।
कमिट क्या करता है, परमानेंटली सेव कर देता है जो आपने चेंजेस करे। अब देखो आपने तीनों क्वेरीज चलाई, आपने देख लिया, आपने मेक श्योर कर लिया कि अब जो ट्रांजैक्शन के अंदर जो क्वेरीज चली हैं उनका आउटपुट परफेक्टली आ चुका है, तो आप फिर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव कर दोगे, अदरवाइज वो परमानेंटली सेव नहीं होगी। और अगर आपने एक दफा कमिट कर दिया, एक दफा कमिट कर दिया यानी परमानेंट सेव कर दिया, ये कमिट वही गिटहब वाला कमिट भी समझ सकता है आप। गिट में भी क्या होता है, परमानेंट, आप जब आपको चेंजेस को सेव करना होता है तो हम कमिट कर देते हैं गिट में। ठीक है। तो आपके बाद जब आपने परमानेंट सेव कर दिया तो वंस एग्जीक्यूटेड यू कैन नॉट अनडू द चेंजेस। ठीक है। रोल बैक, रोल बैक समझ आ रहा होगा, क्या करेगा, अनडू करेगा। ठीक है, कमिट परमानेंट सेव करता है और रोल बैक अनडू करता है। ठीक है। रोल बैक तब तक किया जा सकता है जब तक कमिट नहीं हो जाता, कमिट के बाद रोल बैक नहीं हो सकता, क्योंकि कमिट ने परमानेंट सेव कर दिया आपके डेटा को, या आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो परमानेंटली सेव हो चुका है। ठीक है। तो अब आप अनडू नहीं कर सकते कुछ भी करके। ठीक है। और हमेशा ट्रांजैक्शन हम ऐसी क्वेरीज पे चलाते हैं जिनमें हमें रिस्क होता है कि हाँ भाई कोई एरर या कॉन्फ्लिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कि भाई अब ये वाली कमांड चले ना चले पता नहीं, तो हम वहां पर ट्रांजैक्शंस का यूज करते हैं लाजमी। ठीक है। उसके बाद सेव पॉइंट आता है। सेव पॉइंट क्रिएट्स अ चेक पॉइंट विद अ ट्रांजेक्शन। सेव पॉइंट बहुत आसान जुबान में अगर मैं समझाऊं तो सेव पॉइंट क्या करता है, आपके हर क्वेरी के बाद या कुछ क्वेरीज के बाद, आप जैसे गेम में चेक पॉइंट्स होते हैं, कैंडी क्रश खेला है सबने या देखा ही तो होगा। ठीक है, उसमें लेवल्स होते हैं, वो जो लेवल्स होते हैं 1 2 3 4, वो चेक पॉइंट्स होते हैं गेम में। अब देखो आप गेम के चेक पॉइंट में किसी भी चेक पॉइंट पर जा सकते हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल गेम अगर तुम्हें बोले तुम 1 से 10 तक लेवल खेल के आए हो, ठीक है, अब तुम्हें नवा लेवल वापस खेलना है या 8वां लेवल वापस खेलना है, तो तुम डायरेक्ट उस पर जंप कर सकते हो। ठीक है, ये तो नहीं है ना तुम्हें 1 से दोबारा खेलना पड़ेगा 8 तक पहुंचने के लिए। तो रोल बैक बेसिकली क्या करता है, सारा कुछ अंडू कर देता है। रोल बैक क्या करता है, जितनी ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपने क्वेरीज लिखी होती है, 3 हो 4 हो, जितना भी ग्रुप्स की क्वेरीज आप चला रहे हो चाहे एक हो, वो पूरी की पूरी ही अंडू हो जाती है। अब लेट सपोज आप चाह रहे हो कि आपने जो ये 3 क्वेरीज लिखी है इसमें पहली क्वेरी पे एरर नहीं आया, दूसरी पर भी नहीं आया, तीसरी पर आया, तीसरी पर मसला आया, तो आप चाह रहे हो सिर्फ तीसरी क्वेरी अंडू हो जाए। कौन सी क्वेरी अंडू हो जाए, तीसरी, दूसरी ना हो ना पहली हो। लेकिन रोल बैक क्या करता है, तीनों का अंडू कर देता है। रोल बैक क्या करता है, जबकि अगर आप इन तीनों के बीच में सेव पॉइंट्स लगाओ, क्या लगाओ, क्या लगाएंगे हम, सेव पॉइंट्स, तो मैं जब चाहूं जिस सेव पॉइंट पे चाहूं उस पर जंप कर सकता हूं। मतलब अगर मैं बोलूं इस वाले सेव पॉइंट पे जंप करो तो तीसरी क्वेरी अंडू हो जाएगी, इस वाले सेव पॉइंट पे जंप करो तो दूसरी और तीसरी क्वेरी अंडू हो जाएगी। तो मैं चाहूं तो सेव पॉइंट लगा लगा कर अपनी मर्जी से क्वेरीज को अंडू कर सकता हूं, सारी क्वेरीज अंडू करने के बजाय। रोल बैक क्या करता है, सारी क्वेरीज अंडू करता है। और आपके पास सेव पॉइंट क्या करता है, ठीक है, सेव पॉइंट एक चेक पॉइंट बना देता है, जब आप रोल बैक चलाते हो तो आप उस वक्त बता सकते हो कि आपको कौन से सेव पॉइंट पे जंप करना है, रादर देन कि आप सारा कुछ ही अंडू कर दो। ठीक है, आपको दूसरी क्वेरी तक जाना है, आपको पहली क्वेरी के अंडू तक जाना है या तीसरी क्वेरी के अंडू तक जाना है। ठीक है, तो अंडू को भी आप सेव पॉइंट की मदद से कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली, जबकि रोल बैक सिर्फ क्या करता है, सारी क्वेरीज को अंडू कर देता है जो ट्रांजेक्शन के अंदर होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं और एक एग्जाम्पल बनाते हैं सर। कनेक्ट करते हैं एक डेटाबेस, और डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद एक डेटाबेस बना लेते हैं। एक डेटाबेस यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस टीसीएल प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है। और इसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने इसे यूज किया, किसको यूज किया, टीसीएल प्रैक्टिस को। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मैंने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल बैंक के नाम से। ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहले मैंने रख दी बैंक आईडी। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप की होगी, इस टेबल की प्राइमरी की होगी और आइडेंटिटी होगी। डन है। ठीक है, 1 1। ठीक है। इसके अलावा मैं बैंक आईडी के अलावा नेम रख रहा हूँ जिसका बेसिकली आपके पास ये अकाउंट होगा। ठीक है, आप अकाउंट्स रख दो, बल्कि अकाउंट्स रख देते हैं, अकाउंट्स। टेबल का नाम रख देते हैं अकाउंट्स, और अकाउंट आईडी क्या रख दिया मैंने, अकाउंट आईडी और अकाउंट नेम, किसका अकाउंट है। ठीक है, वारचार 100। ठीक है। देन आपके पास मैं यहाँ पर रख देता हूँ अमाउंट।
कितनी अमाउंट उसके पास रखी हुई है बैंक के अंदर या अकाउंट के अंदर, विच विल बी ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दो रिकॉर्ड पुट करूंगा, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स। ठीक है, सिंपल क्वेरीज चला रहा हूँ मैं। इंसर्ट इनटू अकाउंट क्या क्या पुट करो, अकाउंट नेम और अकाउंट की अमाउंट, ऐसा ही है। ठीक है, और फिर वैल्यूज, वैल्यूज के बाद अकाउंट नेम आ जाएगा यहाँ पर। लेट्स सपोज पहला बच्चा था अली, सॉरी बच्चा बोल रहा हूँ, पहला बंदा था अली और उसके पास कितनी अमाउंट है, 10,000 है। ठीक है, और उसके बाद एक और बंदा है जिसका नाम है लेट्स सपोज अहमद, और उसके बाद लेट्स सपोज 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये मैंने किया, इसे एग्जीक्यूट और यहाँ पर चलाते हैं सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम अकाउंट्स। ठीक है, तो मेरे पास क्वेरी चल गई और मेरे पास दो रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अब मैं एक ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, यानी कि मतलब ये बैंक वाली ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, एसक्यूएल वाली नहीं। ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ अली के अकाउंट से अहमद के अकाउंट में, कि अली के अकाउंट से 10,000 रुपये में से 3,000 रुपये माइनस हो जाए और अहमद के अकाउंट में 3,000 रुपये अमाउंट में प्लस हो जाए। तो यहाँ पर हम अमाउंट को करेंगे अपडेट की क्वेरी से। अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट, अपडेट करो, क्या करो, अपडेट करो कौन से टेबल को, अकाउंट्स को, और सेट करो, क्या सेट करो, अमाउंट किसके बराबर, अमाउंट माइनस 3,000, ऐसा ही है। यानी कि जो आपके पास अकाउंट्स में अमाउंट है उसमें से माइनस कर दो 3,000। अब किस बंदे की, जिसकी वेयर अकाउंट आईडी क्या हो, 1 हो। तो आपके पास अली के पास से 3,000 रुपये क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। इसी तरह इस सेम क्वेरी को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया और मैंने बोला अमाउंट में प्लस कर दो जिसकी आईडी क्या हो, 2 हो। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास यहाँ मैंने 500 रुपये इसको ऐड कर दिए, काटे कितने अली के पास से, मतलब मैं एक कॉन्फ्लिक्शन पैदा कर रहा हूँ। अब एरर तो मैं जनरेट खुद कर नहीं सकता, वो तो सर्वर का एरर रन टाइम के ऊपर आता है अगर कोई कॉन्फ्लिक्शन आ जाते। ठीक है, अब मैं यहाँ से 3,000 काटे और यहाँ प्लस कितने करे, बाकी के कहाँ गए 2,500 रुपये, नहीं आएंगे ना। अब अगर मैं दोनों क्वेरीज चला दूं तो मैं इन दोनों क्वेरीज को अंडू नहीं कर सकता, और अगर अंडू नहीं कर पाऊंगा तो मेरा डेटा इनएक्यूरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छा अब यहाँ पर ना एक टीसीएल की एक टर्म है जिसका नाम है एसिड। एसिड, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब इनको समझो, आपके पास जो टीसीएल कमांड्स है ना वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। एटॉमिसिटी कहती है द ऑल और नथिंग, यानी कि या तो सब कुछ हो जाएगा या तो कुछ भी नहीं होगा। यही ट्रांजैक्शन का मतलब मकसद है, कि सब कुछ या तो प्रॉपरली हो या तो फिर कुछ भी ना हो। अब यहाँ पर ना सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी ना ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपके पास कुछ हो रहा है लेकिन प्रॉपरली नहीं हो रहा, कि भाई अमाउंट इधर से 3,000 काटी अली के पास से और अहमद को कितनी दी, 500। तो कुछ तो हो रहा है, यानी नथिंग तो गया। ठीक है, और इनएक्यूरेट भी हो रहा है, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट सक्सीड और द इंटायर प्रोसेस इज अनडन रोल बैक सो नो पार्शियल डेटा इज सेव। के एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, या तो सब कुछ सही हो या तो कुछ भी ना हो, ताकि ट्रांजेक्शन अच्छे से हो, और या तो सब कुछ अंडू किया जा सके और कोई भी पार्शियल यानी आधा डेटा या इनएक्यूरेट डेटा सेव ना हो। और अगर मैं ये चला दूं तो इनएक्यूरेट डेटा सेव हो जाएगा ना, ऐसा है नहीं है। ठीक है, और मैं अभी इसे अंडू भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इन कमांड्स को ट्रांजेक्शन कमांड्स के जरिए कंट्रोल नहीं किया हुआ, नो मैंने इन्हें रोल बैक कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी, द डेटाबेस स्टेज इन अ वैलिड एंड करेक्ट स्टेट। अब देखो अगर मैं ये कमांड चला दूं तो मेरे डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखा है वो वैलिड स्टेट में नहीं रहेगा, कि अली के पास से आपने 3,000 काट लिए और अहमद को कितने दे दिए, 500 रुपये दे दिए, तो इनएक्यूरेट डेटा हो गया। तो ये कंसिस्टेंसी कहलाती है डेटा की। उसके बाद आइसोलेशन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हैपन एट द सेम टाइम विदाउट क्रैशिंग इनटू मैसिंग अप ईच अदर्स वर्क। ठीक है, आप एट अ टाइम मल्टीपल ट्रांजेक्शंस भी चला सकते हो जितनी चाहो। अब ये 3 क्वेरी चल रही है, आपने बोला इसके अलावा 3 क्वेरीज या 4 क्वेरीज और 5 क्वेरीज में अलग से एक और ट्रांजेक्शन बना के चला लूं, तो वो भी आप आइसोलेशन में चला सकते हो। एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ड्यूरेबिलिटी, वंस अ ट्रांजेक्शन इज फिनिश्ड एंड सेव्ड कमिटेड, एक दफा ट्रांजेक्शन हो गई, आपने वेरीफाई कर लिया, डेटा बिल्कुल करेक्टली आ गया और आपने डेटा को कर दिया कमिट, यानी उन कमांड्स को आपने परमानेंटली क्या कर दिया,
सेव कर दिया, कमिट मतलब परमानेंट सेव। तो आपके पास द डेटा इज सेव फॉर एवर इवन इफ द कंप्यूटर क्रैशेस और लूजेस पावर। ठीक है, कमिट करना जरूरी है। अदरवाइज आपके पास अगर आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाता है, एसक्यूएल सर्वर क्रैश कर जाता है या आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वो जो आपने कमांड्स चलाई हैं वो सेव नहीं, उनका परमानेंट कोई ठिकाना नहीं होगा। ये टेम्परेरी तौर पर चल रही होती है। ट्रांजेक्शन में जब हम क्वेरीज चला रहे होते हैं वो टेम्परेरी स्टेट में होती है, वो परमानेंटली डेटाबेस में डेटा को स्टोर नहीं कर रही होती अनटिल अनलेस आप कमिट खुद से ना कर दो। और कमिट आप कब करोगे, जब आपको ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपका डेटा एसिड प्रॉपर्टीज के मुताबिक सही है। या तो पूरा डेटा सही से हुआ है, या तो आप उसे अंडू कर दोगे। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, आइसोलेशन में होना चाहिए और ड्यूरेबिलिटी में। ये एसिड प्रॉपर्टीज कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो अब मैं इसे नहीं चला रहा। अब जाहिर सी बात है, चलाऊंगा तो फिर मुझे दोबारा से डेटा को सही करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें पता चल रहा है कि ये गलत है। ऐसा ही है। ठीक है, अब इन दोनों पर्टिकुलर क्वेरीज को मैं एक ट्रांजेक्शन के अंडर चलाऊंगा ताकि मैंने अंडू या बाद में परमानेंट सेव अपनी मर्जी से कर सकूं। अगर मैंने डायरेक्ट चलाता हूं तो ये परमानेंटली ही इफेक्ट डालेंगी मेरे डेटाबेस के ऊपर। मैं इन्हें अंडू नहीं कर सकता। अब ट्रांजेक्शन ओपन करने के लिए हमें क्वेरीज के ऊपर, जिन क्वेरीज के आगे हम जिन क्वेरीज को हम ट्रांजेक्शन में चलाना चाहते हैं, अंडू या रीडू करके देखना चाहते हैं बाद में, तो उनके ऊपर हम लिखते हैं बिगिन ट्रांजेक्शन। क्या लिखते हैं? ठीक है, अब ये दोनों क्वेरीज ट्रांजेक्शन के अंडर है। अब इन्हें रोल बैक भी किया जा सकता है और कमिट परमानेंट सेव भी अपनी मर्जी से किया जा सकता है। ये आपके डेटाबेस पर परमानेंट इफेक्ट डायरेक्टली नहीं डालेंगे। अब देखो, आपके पास मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन के साथ इन क्वेरीज को चलाया, चल गई, चल गई ना? ठीक है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम अकाउंट्स किया। अब ध्यान देखो, इनएक्यूरेट डेटा यहाँ से 3,000 कट गए और यहाँ कितने आए? यहाँ 500 रुपये प्लस हुए, यहाँ 8,000 नहीं हुए। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरी ट्रांजेक्शन को अंडू करना है। क्या करना है? अंडू करना है। अच्छा, एक मिनट, एक चीज मुझे यहाँ देखनी है। एट द रेट ट्रांजेक्ट, कुछ ऐसा एक प्रॉपर्टी थी। मेरा ख्याल है यही थी शायद। एक सेकंड, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। सिलेक्ट एट द रेट ट्रांजेक्ट। हाँ, ट्रान काउंट, सॉरी। आपके पास एक डायरेक्टिव है, इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल है जिसका नाम है ट्रान काउंट। क्या नाम है? ट्रान। अगर आप इसे सेलेक्ट के साथ लगा के चलाओगे तो ये आपको बताएगा कि आपके पास इस वक्त आप कितनी ट्रांजेक्शन्स ओपन करके बैठे हुए हो। तो मैं कितनी ट्रांजेक्शन ओपन करने बैठा हूँ? ट्रान काउंट मतलब ट्रांजेक्शन्स का काउंट बताता है कि इस वक्त कितनी ट्रांजेक्शन ऑन है। ट्रांजेक्शन जब तक ऑन रहेगी जब तक आप उस ट्रांजेक्शन को कमिट नहीं कर देते, यानी परमानेंट सेव नहीं कर देते। और अगर परमानेंट सेव नहीं किया तो डेटा लूज भी हो सकता है। ठीक है, अभी मेरी ट्रांजेक्शन ऑन है और मेरी क्वेरी चल चुकी है। मेरी क्वेरी चल चुकी है जिसने मेरे डेटाबेस पर इनएक्यूरेट डेटा डाला है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे अनडू करना है। क्या करना है? अनडू के लिए कौन सी कमांड है? रोल बैक। तो सिंपल मैं लिखूंगा सर यहाँ पर रोल बैक और इसे मैं चला दूंगा कमांड सक्सेसफुली। अब यहाँ देखो, 10,000 और 5,000 वापस आ गए। दिस इज कॉल्ड रोल बैक। अच्छा, ट्रांजेक्शन अभी भी ओपन है, परमानेंट सेव नहीं हुई है। ओके, अच्छा, इसने बंद कर दी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बल्कि हम लोगों ने रोल बैक कर दिया ना, तो अब तो ट्रांजेक्शन है ही नहीं ना। अपडेट की क्वेरीज तो हमारी अनडू हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसे करते हैं हम लोग दोबारा से। और इस दफा हम लोग मेक श्योर करते हैं कि सही पैसे डिडक्ट हो, है ना? ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसे रन किया। डन है। अब ये मैंने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि मेरा डेटा सही आया है। अब जब मुझे मेक श्योर हो गया है कि यहाँ से 3,000 कटे और यहाँ पर प्लस हो गए, तो अब मैं इस ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव कर दूंगा। कैसे? कमिट्स, कमिट लगाऊंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं ट्रान काउंट देखो, सेलेक्ट एट द रेट ट्रान काउंट। ठीक है, तो मेरे पास अब कोई भी ट्रांजेक्शन ओपन नहीं है। और अगर देखो मैं रोल बैक चलाऊं तो रोल बैक मुझे एरर दे देगा, कुछ है ही नहीं जो मैं रोल बैक करूं। क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, उसे परमानेंट सेव कर दिया। अब आप चाह कर भी अंडू नहीं कर सकते, फिर आपको अपडेट या इस तरह से करके कुछ जुगाड़ करके करना पड़ेगी चीज। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब देखो रोल बैक ने क्या किया। अब देखो, ये इस वाली पर्टिकुलर कमांड में कोई मसला नहीं था, मसला था इसमें।
जो और रोल बैक ने क्या किया, इन दोनों को अंडू कर दिया। या तीन लिखोगे तो तीनों को अंडू कर देगा। अब मैं चाह रहा हूं ये अंडू ना हो, मतलब अली के पास से जो पैसे कटे वो अंडू ना हो, सिर्फ वो अंडू हो जाए कि आपके पास अहमद के पास 300 रुपए गए या 500 रुपए गए, ये अंडू हो जाए। अब रोल बैक तो क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन में जितनी क्वेरीज है सबको अंडू कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है वो चेक पॉइंट्स बना दूं, जिन्हें सेव पॉइंट्स कहते हैं, गेम की तरह। ठीक है, तो अब क्या करेंगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने तो कर दिया है, तो अब क्या करें, दोबारा से कर लेते हैं। इस दफा अहमद के पास से काट के अली को दे देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला कि 2 ID, और अहमद के पास से 3,000 रुपये काट लेना, और किसको दे देना, 1 ID अली को। ID चेंज कर दी, सेम क्वेरी। ठीक है। अच्छा, फिर से मैंने ट्रांजेक्शन चलाऊं, लेकिन इस दफा मैंने से अली को कितने दिए, 500 रुपये। उधार वापस करते हुए इसने दगाबाजी कर दी। ठीक है, तो मैंने किया एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गई। मैंने सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम अकाउंट चलाया। तो अब आप देखो कि अहमद के पास से 3,000 तो कट गए, 8,000 थे ना अहमद के पास, 3,000 कट गए, लेकिन अली के पास कितने आए, सिर्फ 7,500 रुपये, यानी 500 रुपये। तो अब आप चाह रहे हो कि आप जो है वो ये कमांड अंडू हो और ये अंडू ना हो, तो इसके लिए हम बनाते हैं सेव पॉइंट्स। क्या बनाते हैं, अब सेव पॉइंट मैंने नहीं बनाया तो अगेन मैं रोल बैक करूंगा। पहले क्या करूंगा, रोल बैक। अब जैसे ही मैंने रोल बैक किया फिर से एक्यूरेट हो गया मेरा डेटा, 7,000 एंड 8,000। एक एग्जांपल और करवा दूंगा मैं इसकी। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन बिगिन करने से पहले इन दोनों के बीच में मैं एक चेक पॉइंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, जिसे कहते हैं सेव पॉइंट। ठीक है, लेकिन सेव पॉइंट नहीं लिखते हम, लिखते हैं सेव ट्रांजेक्शन। क्या लिखते हैं, और उसके बाद आप ट्रांजेक्शन का कोई नाम दे देते हो, ज्यादातर लोग S1 S2 इस तरह से देते हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया S1। ठीक है, मैंने इस ट्रांजेक्शन का क्या नाम दे दिया, S1। तो आपके पास जब आप ये ट्रांजेक्शन चलाओगे तो आपके पास ट्रांजेक्शन चल गई, चल गई नहीं चल गई, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम अकाउंट किया, तो यहाँ पर देखो अहमद के पास से 3,000 कट गए और अली को कितने मिले। अब मैं चाह रहा हूं कि अहमद के पास से जो 3,000 कटे वो अंडू ना हो, जो अली के पास 500 रुपए है वो क्या हो जाए, अंडू हो जाए, ताकि फ्यूचर में उसके पास पैसे आ जाए, बैंक उसे भेज दे। ऐसा नहीं कि पहले अहमद को वापस करे, फिर अहमद से दोबारा ले, फिर अली को काटे। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब रोल बैक क्या करता है, सारी कमांड्स को अंडू करता है। अब आपने लिखना है रोल बैक ट्रांजेक्शन। क्या करना है, रोल बैक ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन का नाम लिख देना है, क्या है, S1। तो वो यहां तक अंडू करेगा, मतलब इसके नीचे तक का, जिस ट्रांजेक्शन का आप नाम लिखोगे ना, उस चेक पॉइंट के नीचे की जितनी क्वेरीज है वो अंडू होती हैं। ये बात आपने याद रहे, उसके ऊपर की क्वेरीज अंडू नहीं होती। आओ चला के देखें। सर अगर आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि अब अहमद के पास से 3,000 कटे, वो अंडू नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास अली को 500 रुपये मिले वो अंडू हो जाएगा, तो आओ चेक करते हैं। चलाया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम अकाउंट किया, कहाँ गया, 5,000, 7,000, 500 रुपये कट गए वापस से। तो अब पैसे जो बीच में अटके हुए, जब बैंक को होश आएगा तो वो सेंड कर देगा। तो देखो मैंने एक चेक पॉइंट बनाकर मैं सिर्फ ये इस कमांड को अंडू कर पा रहा हूँ, मैंने दोनों को अंडू नहीं किया। अब एक एग्जांपल और करते हैं, और क्या हो सकती है। हाँ, अब मेरे पास 3 टेबल हैं। कितने टेबल हैं, एक होगा मेरे पास प्रोडक्ट्स का टेबल। कौन सा टेबल, प्रोडक्ट्स का टेबल। एक मैं बनाऊंगा ऑर्डर्स का टेबल, और एक मैं बनाऊंगा पेमेंट्स का। ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट होगा, मान के चलते हैं मेरे पास एक प्रोडक्ट होगा, लेट सपोज शूज, या नाइकी जॉर्डन जो भी लिख लो आप। ठीक है, एक शूज होगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, क्या, नाइकी जॉर्डन, और मान लो उसकी जो ID है ना वो 1 है। क्या है, 1 है। अब आपके पास यूजर आया, उसने एक ऑर्डर लगाया नाइकी जॉर्डन का। किसका ऑर्डर लगाया, नाइकी जॉर्डन का। अच्छा, अब प्रोडक्ट के अंदर ना, प्रोडक्ट के टेबल में इस प्रोडक्ट का नाइकी जॉर्डन का स्टॉक भी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, स्टॉक, जो कि 10 पीसेस का है, लेट सपोज। कितने पीसेस का है, 10 पीसेस का है। अच्छा, जब आपके पास कोई यूजर आएगा और ऑर्डर करेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर उसने नाइकी जॉर्डन ऑर्डर किया है, तो सबसे पहले स्टॉक में से एक वैल्यू माइनस हो जाए। क्या हो, सबसे पहले स्टॉक में से एक वैल्यू माइनस हो जाए। दूसरा, ऑर्डर टेबल में उसकी एंट्री हो जाए ऑर्डर की। तीसरा, पेमेंट टेबल में उसकी पेमेंट की एंट्री हो जाए, कि कितनी पेमेंट उसने की है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर 3 ऑपरेशन है। पहला, प्रोडक्ट के टेबल से स्टॉक काटना है,
जितनी क्वांटिटी उसने ऑर्डर करी है। उसके बाद ऑर्डर टेबल में उसका रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है। और तीसरा पेमेंट टेबल में उसकी पेमेंट भी पेड या उसका स्टेटस अपडेट करना है, जो भी करना है। ठीक है। तो अब ये तीन ऑपरेशंस एक साथ करने हैं। अब हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट ऑर्डर करे, ऑर्डर के अंदर तो आपके पास डेटा आ जाए, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो फेल हो गई। तो अगर मैं तीनों में अपडेट चलाऊं या इंसर्ट चलाऊं, तो आपके पास ऑर्डर तो क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं बिना ट्रांजेक्शन के चलाऊं, जो कमांड सही होंगी वो तो चल जाएंगी ना, जो गलत होगी सिर्फ वो नहीं चलेगी। अब ऑर्डर के टेबल में ऑर्डर का डेटा आ गया कि भाई तैयब ने नाइकी एयर जॉर्डन जो है वो आपके पास ऑर्डर किया था, और नाइकी एयर जॉर्डन के प्रोडक्ट्स टेबल से उसका स्टॉक भी माइनस हो गया, 9 हो गया, 10 - 1 9 हो गया। लेकिन पेमेंट उसकी फेल हो गई, लेट सपोज। तो पेमेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड, जो कि अगेन अटोमिसिटी को हिट करेगा, कंसिस्टेंसी को, एसेट प्रॉपर्टीज। तो अब हमें क्या करना है, इन ऐसी कमांड्स को जो रिस्की हो या जिनमें आपके पास ये हो कि भाई एक कमांड भी फेल हो गई तो मेरा डेटा इनएक्यूरेट हो जाएगा, तो उन्हें अंडर द ट्रांजेक्शन चलाएंगे। क्लियर है, ताकि हम उन्हें अंडू या बाद में परमानेंट सेव भी कर सकूं। अब सबसे पहले सर आपने कहा कि एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारी ट्रांजेक्शन में नहीं होगा, ये हमारी ट्रांजेक्शन में नहीं होगा। स्टॉक काटना हमारी ट्रांजेक्शन में होगा। तो मैं एक प्रोडक्ट पहले ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू, और सॉरी, टेबल्स तो बनाए नहीं, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट टेबल में सबसे पहले मैं रखूंगा प्रोडक्ट की आईडी। क्या रखूंगा? इंटीजर प्राइमरी की होगी और इस टेबल की आइडेंटिटी होगी। डन है? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद मैंने रख दिया प्रोडक्ट का नेम। क्या रख दिया? प्रोडक्ट का नेम विच विल बी वारचार 200 या 100। ठीक है। और उसके बाद स्टॉक, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक मैंने इंटीजर में रख दिया। ठीक है। और प्राइस भी मैंने इंटीजर में रख दिया। डन, इतना काफी है। ठीक है। उसके बाद मैंने एक और टेबल क्रिएट किया विच विल बी ऑफ ऑर्डर्स, टेबल ऑर्डर्स। ठीक है। अभी मैं रिलेशन वगैरह नहीं बना रहा, इसके अंदर रिलेशन भी बन सकता है। ठीक है। सबसे पहले आ गई ऑर्डर आईडी विच विल बी इंटीजर, इस टेबल की प्राइमरी की होगी एंड आइडेंटिटी होगी। डन है? उसके बाद, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी मतलब कौन सा प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया है, उस प्रोडक्ट की आईडी। अब यहाँ रिलेशन होगा इसका, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं रिलेशन नहीं बना रहा। ठीक है, आप बना सकते हो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी के बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की उसने, नाइकी एयर जॉर्डन के कितने पीस उसने ऑर्डर करे। ठीक है, ऑर्डर में ये भी तो होता है ना। ठीक है, इंटीजर रख दिया। और इसके अलावा अमाउंट कितनी बनी टोटल। क्लियर है? ठीक है, विच विल बी ऑफ इंटीजर। मैं एक और टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर, किसका? क्रिएट टेबल पेमेंट्स। किसका? पेमेंट्स का। अच्छा भाई, सबसे पहले पेमेंट आईडी विच विल बी इंटीजर, इस टेबल की प्राइमरी की होगी और आइडेंटिटी होगी 1, 1। देन पेमेंट, बल्कि नहीं, पेमेंट नहीं, ऑर्डर आईडी, कि ये पेमेंट किस ऑर्डर की आईडी के बिहाफ पर ली गई है, उस ऑर्डर की आईडी एज अ फॉरेन की यहाँ पर गिरेगी। ठीक है। उसके अलावा आपके पास अमाउंट वगैरह आप दे सकते हो। अगर अमाउंट नहीं भी दो तो ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे अमाउंट निकाली जा सकती है, क्योंकि ऑर्डर टेबल में अमाउंट रखी हुई है। या आप यहाँ पर टोटल रख लो, टोटल वैसे सेम ही होगा, नहीं भी रखते तो खैर है। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा कुछ और होगा? कस्टमर भी ऐड कर सकते थे, लेकिन इतना काफी है, काफी है। ठीक है, ये टेबल हमने कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। डन है? ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं आपके पास इंसर्ट करूंगा एक प्रोडक्ट, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है। और क्या क्या पुट करूंगा भाई? प्रोडक्ट की आईडी, कॉमा प्रोडक्ट का नेम, और कॉमा, ओ सॉरी, प्रोडक्ट का नेम, कॉमा क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं सॉरी, प्राइस, स्टॉक एंड प्राइस। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज दे दी कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट नेम है, लेट सपोज नाइकी एयर जॉर्डन। ठीक है। और स्टॉक में उसके 10 पीस पड़े और उसका प्राइस है लेट सपोज 10,000 रुपये। बड़ा सस्ता मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? ठीक है। तो हमने किया ऐसे इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद मैंने किया सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तीनों लाइंस में लिख के रख लूंगा ताकि मुझे बार बार चलानी होंगी। प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स, ऐसा ही है। ठीक है। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। अब कोई ऑर्डर करता है तो उसकी आईडी क्या होगी? प्रोडक्ट की 1 होगी। ठीक है। अब देखो,
सबसे पहले आपके पास एक ऑर्डर जनरेट करो, यानी इंसर्ट करो। क्या करो? इंसर्ट किस में? ऑर्डर्स में। क्या क्या इंसर्ट करना है भाई? प्रोडक्ट की आईडी, कॉमा, क्वांटिटी, कॉमा, प्राइस, सॉरी अमाउंट। क्या आएगी? अमाउंट आएगी। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज। प्रोडक्ट आईडी क्या है? 1 है। नाइकी एयर जॉर्डन की आईडी क्या है? 1 है। क्वांटिटी कितनी भाई परचेज करी? 1 करी, एक। अमाउंट कितनी हुई टोटल? 10,000 हुई। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर करने से पहले, ऑर्डर करने के बाद जैसे आप चाहो स्टॉक काटना है कि प्रोडक्ट टेबल में से, अब इसने तैयब ने बाय किया, लेट सपोज अगर, अरे ऑर्डर टेबल में नाम तो भूल ही गए हम। रुक जाओ। ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स। ऑर्डर टेबल में कौन ऑर्डर कर रहा है उसका नाम कौन लिखेगा? कस्टमर नेम। वही बोल रहा था मैं, कुछ मिस कर रहा हूँ। ठीक है। और इसे मैंने दोबारा क्रिएट कर दिया। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर्स को क्रिएट किया। डन है। और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, अगेन चलाया, तो आपके पास कस्टमर नेम आ गया अब। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी के साथ से पहले क्या आएगा? कस्टमर नेम। डन है। ठीक है, तो किसने ऑर्डर किया? लेट्स सपोज तैयब ने ऑर्डर किया। किसने ऑर्डर किया? तैयब ने। अब तैयब ने नाइकी एयर जॉर्डन की कितने पीस ऑर्डर करे? एक। तो प्रोडक्ट टेबल के स्टॉक में से क्या हो जाना चाहिए? एक माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले मैं माइनस कर लूंगा, अपडेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर में कोई रिकॉर्ड नहीं। अपडेट करो किसे? प्रोडक्ट्स के टेबल को। और सेट करो क्या? स्टॉक इक्वल्स टू स्टॉक माइनस 1, वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू 1। ऐसा ही है। तो आपके पास इस कमांड से स्टॉक कट जाएगा, इससे ऑर्डर जनरेट होगा, और ऑर्डर जनरेट होने के बाद पेमेंट जनरेट होनी चाहिए। क्या जनरेट होनी चाहिए? तो मैंने बोला इंसर्ट करो इनटू किसमें? पेमेंट्स में। किसमें? पेमेंट्स में। क्या इंसर्ट करो? ऑर्डर आईडी और टोटल। ऐसा ही है। ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज लिखी, वैल्यूज के बाद हम लोगों ने वैल्यू डाल दी। ऑर्डर आईडी क्या है? 1 है, क्योंकि क्या जनरेट होगी पहले? ऑर्डर आईडी 1 जनरेट होगी, अभी हुई नहीं है। ठीक है, उसके बाद टोटल मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000 रुपये। ठीक है। डन है। ठीक है, अब अगर इन तीनों में से कोई एक भी कमांड मसला करती है कि चलो स्टॉक माइनस हो गया, ऑर्डर भी आ गया लेकिन पेमेंट नहीं आई, या स्टॉक माइनस हो गया, ऑर्डर नहीं जनरेट हुआ और पेमेंट आ गई, तो मसला हो जाएगा ना। तीनों या तो होनी चाहिए प्रॉपरली, या तो नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों को अंडर द ट्रांजेक्शन चलाऊंगा, बिगिन ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब इन दोनों को चलाते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं चलाऊंगा तो आपके पास ये प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि अभी डेटा क्या है आपका? एक्यूरेट है। डेटा क्या है आपका? बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ से 9 हो गया, यहाँ ऑर्डर जनरेट हो गया, पेमेंट भी गिर गई, आ गई। अब इसको कर देते हैं वापस रोल बैक, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा मसले के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, F5 दबाया, अंडू हो गया। अब देखो आपके पास वापस से सारी चीजें क्या हो चुकी है। इसको क्या हो गया? प्रोडक्ट्स का टेबल कहाँ गया? प्रोडक्ट्स का टेबल उड़ा दिया गया? ओहो, उसने सारा कुछ उड़ा दिया। अरे भाई, इसको अलग से चलाओ। बहुत खतरनाक चल रहा है ये तो। अच्छा, इसने उड़ा दिया हमारे सारे टेबल, रोल बैक ने। इंसर्ट करते हैं। ये तो बड़ा अजीब बिहेवियर है। हाँ, ये देखना पड़ेगा। रिफ्रेश किया, डेटाबेस में गए, टीसीएल प्रैक्टिस में गए, टेबल्स में गए, टेबल आ गए। ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट की क्वेरीज में मैं यहाँ कॉपी करके नहीं लाऊंगा, यहीं से चलाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास सारा कुछ क्या हो चुका है? वापस से सही हो चुका है। अब यहाँ पर वापस आए। ठीक है, अब बिगिन ट्रांजेक्शन में मैंने बोला आपके पास मैं ऑर्डर आईडी भी नल दे रहा हूँ और अमाउंट भी नल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? नल। अब इसको मैंने चलाया, एग्जीक्यूट किया, चल गया। चलने के बाद अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पर, क्या मसला हो गया इसको?
अब कमांड रुकी नहीं थी। रुक जाओ, इसे रीस्टार्ट करते हैं। बल्कि नहीं, क्वेरीज मेरी डिलीट हो जाएंगी। अरे क्या क्या पेस्ट कर रहा है ये। एक सेकंड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको रीस्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है एसक्यूएल सर्वर। कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद न्यू क्वेरी ओपन करते हैं। और न्यू क्वेरी के बाद यूज करते हैं किसे, TCL_, प्रैक्टिस को, डेटाबेस को यूज करेंगे ना। ठीक है, और उसके बाद बिगिन ट्रांजेक्शन वाली हम यहाँ पर पहले ये तीनों चलाते हैं। आ गया। सही है। अब बिगिन ट्रांजेक्शन वाली कमांड्स ले आते हैं, यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ कर दिया पेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बिगिन ट्रांजेक्शन करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ नल। वैल्यू क्या डाल दी? मेरा ख्याल है ये नल की वजह से ही मसला कर रहा है। बल्कि नहीं, अब हो गया। पता नहीं पहले क्यों हैंग हो गया था, खैर। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। तो आपके पास देखो यहाँ पेमेंट क्या आई, इनएक्यूरेट हो गई। क्या हो गई? ऑर्डर भी गिरा, प्रोडक्ट में से स्टॉक भी कट गया, लेकिन पेमेंट क्या हुई? इनएक्यूरेट। तो अब आपके पास ये डेटा इनएक्यूरेट, सॉरी, एक्यूरेट नहीं है, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा? रोल बैक। जैसे ही रोल बैक करेंगे तो क्या होगा? सारा डेटा अपनी जगह पर आ जाएगा, स्टॉक भी अपनी जगह पर आ गया। आ गया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ पेमेंट फेल हुई है तो सिर्फ पेमेंट तक अंडू होना चाहिए था, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट अंडू, स्टॉक नहीं होना चाहिए था। तो अब क्या करूंगा बीच में? सेव दिस ट्रांजेक्शन, द अबव ट्रांजेक्शन विच विल बी S1। किस नाम से कर दी? और उसके बाद इसके बाद वाली ट्रांजेक्शन किस नाम से सेव कर दी? S2। ठीक है, तो अगर S2 तक जाऊंगा तो ये अंडू होगी, S1 तक जाऊंगा तो ये दोनों अंडू होंगे नीचे की। ठीक है। तो आप करते हैं, आपके पास दोबारा से चलाते हैं इस वाली कमांड को। ठीक है, विद द सेव ट्रांजेक्शंस। ठीक है। अब करूंगा रोल बैक, या पहले सेलेक्ट करके देखते हैं। अगेन देखो आपके पास पेमेंट इनएक्यूरेट आई। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब रोल बैक के साथ लिखेंगे किस ट्रांजेक्शन तक रोल बैक करना है। सिर्फ रोल बैक लिखोगे तो सब अंडू हो जाएगा, तो मैंने कहा S2 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? कि सिर्फ पेमेंट अंडू हो जाए। एग्जीक्यूट किया, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सेलेक्ट किया, सिर्फ पेमेंट अंडू हुई, ऑर्डर और स्टॉक वही है। बाद में पेमेंट अपडेट कर देंगे सही करके। क्लियर है? तो सेव पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट्स की तरह काम करते हैं, कि इस चेक पॉइंट तक जाना है या इस चेक पॉइंट तक जाना है। और रोल बैक सब कुछ अंडू कर देता है। डन है। तो ये TCL कमांड से इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, चार ही है ये।